यह वीडियो मैं स्पेशली SKMU के छात्र छात्राओं के लिए बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं सेमेस्टर 6 के CC 13 पेपर के चर्चा करूँगी, जिसके यूनिट 1 में नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, जिसका फर्स्ट पॉइंट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। इसके साथ ही हम इसके सेकेंड पॉइंट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स में डिफरेंस भी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक वित्त की परिभाषा एवं क्षेत्र को स्पष्ट करें। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन लोक वित्त कहलाता है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय तथा व्यय का आकलन करती है। दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो लोक वित्त का निर्माण दो शब्दों के योग से हुआ है, लोक प्लस वित्त। सामान्यतः लोक का अर्थ जनसमूह से तथा वित्त का अर्थ आर्थिक प्रबंधन से समझा जाता है। इन विश्लेषणों से स्पष्ट है कि लोक वित्त का आशय सार्वजनिक संस्थाओं की आय व्यय संबंधित क्रियाओं के अध्ययन से लगाया जाता है। अब हम लोक वित्त की परिभाषा जानेंगे। लोक वित्त का अर्थ राज्य की वित्त व्यवस्था के विज्ञान तथा कला से है। इस विषय के अंतर्गत राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों का, जिनका मुद्रा से संबंध होता है, अध्ययन किया जाता है। जनता की भलाई के लिए जितने भी सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं वे लोक प्राधिकरण द्वारा संपन्न होते हैं। लोक वित्त को विभिन्न वित्त शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरीकों से परिभाषित किया है, जो निम्न है। डाल्टन के अनुसार राजस्व के अंतर्गत लोक सत्ताओं के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय का अध्ययन किया जाता है। बेस्टवेल के अनुसार लोक वित्त के अंतर्गत राज्य की लोक सत्ताओं के आय और व्यय, उनके पारस्परिक संपर्क तथा वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण से संबंध रखता है। कार्ल प्लेहन के अनुसार राजस्व वह विज्ञान है जिसमें उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि एक राजनीतिज्ञ किसी राज्य के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक साधन प्राप्त करने तथा उन्हें व्यय करने के लिए करता है। लोक वित्त का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। राज्य तथा उससे संबंधित संस्थाएं सामाजिक कल्याण के लिए किस प्रकार धन एकत्रित करती है, यही राजस्व की विषय सामग्री है। राजस्व में मुख्य विभाजन सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय के मध्य है, जो विषय के दो समान शाखाओं का निर्माण करता है। राजस्व की विषय सामग्री निम्न प्रकार विभाजित की गई है। फर्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू। सार्वजनिक आय लोक वित्त का प्रमुख विभाग है। यह उन सभी स्रोतों का अध्ययन करती है जिनसे सरकार आय प्राप्त करती है। करों के प्रकार, कराधान, कराभार आदि इस विभाग में ही अध्ययन किया जाता है। राजस्व के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक आय विभिन्न स्रोतों के उपयोग से उत्पादन, वितरण, बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। राजस्व के इस अंग के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय किन किन मदों पर किया जाना आवश्यक है। इन व्ययों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय की राशि को देखकर उस देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों के बारे में भली भांति जाना जा सकता है। सरकार आय प्राप्त करने के बाद उसे जन कल्याण के कार्यों पर व्यय करती है।
तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है जब सरकार के व्यय आय की तुलना में अधिक हो जाते हैं, अतः सरकार को भी एक निजी व्यक्ति की भांति ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेती है, जिन्हें सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। ये ऋण जनता से, विदेशों से व अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व वित्तीय संस्थाओं से लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। राजस्व के इस विभाग के अंतर्गत राज्य के वित्तीय कार्यों का संचालन तथा प्रशासन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सरकारी व्यय पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है आदि भी विभाग के क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत बजट का बनाना, जनता के सूचनार्थ उसे प्रकाशित करना तथा लेखों का अंकेक्षण करना आदि सम्मिलित किया जाता है। पांचवा पॉइंट है संघीय वित्त, फेडरेशन फाइनेंस। राजस्व के एक विभाग के रूप में आजकल संघीय वित्त का महत्व बढ़ गया है। विश्व के अनेक प्रमुख देशों में संघीय शासन व्यवस्था विद्यमान है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विभाजन होता है। अतएव राजस्व के इस विभाग में संघ और उसके अधीन राज्य सरकारों के बीच आपसी वित्तीय संबंधों, वित्तीय साधनों का विभाजन तथा वित्तीय समायोजन आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। छठा पॉइंट है आर्थिक संतुलन या अस्थायित्व, इकोनॉमिक स्टेबिलिशन। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में जब इसका महत्व भी बढ़ने लगा है और राज्य से यह आशा की जाती है कि वह देश में आर्थिक स्थायित्व स्थापित करे, सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजकोषीय नीति को लागू करती है। राजकोषीय नीति के आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा एक संतुलन बनाए रखा जाता है और साथ ही साथ निजी क्षेत्र को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि सार्वजनिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। उपरोक्त भागों का वैज्ञानिक अध्ययन ही राजस्व की विषय सामग्री है और ये भाग ही राजस्व के अंग हैं। अब हम सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे, जो हमारे सिलेबस के यूनिट 1 के पॉइंट 2 में है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, राजस्व एवं निजी वित्त के बीच अंतर। कई बार यह कहा जाता है कि निजी वित्त व सार्वजनिक वित्त में कोई अंतर नहीं है, दोनों का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। दोनों में आय तथा व्यय में समायोजन का प्रयास किया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति का दोनों पर प्रभाव पड़ता है, किंतु वास्तव में इन दोनों वित्तों की प्रकृति, उद्देश्य, सिद्धांत व साधन आदि में अंतर पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस एंड निजी वित्त, प्राइवेट फाइनेंस। ए, सरकार को नोट छापने का अधिकार होता है। सरकार संकट काल में नोट छापकर अपना व्यय पूरा कर सकती है। वहीं निजी वित्त में निजी व्यक्ति को नोट छापने का अधिकार नहीं होता है। पॉइंट बी, सरकार पहले व्ययों का अनुमान लगाती है व फिर उसके अनुसार आय प्राप्ति का प्रयत्न करती है। निजी वित्त में के अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यय का समायोजन अपनी आय के साथ करता है, अर्थात व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय करता है। पॉइंट सी है, सरकार का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ही नहीं वरन सामाजिक कल्याण में वृद्धि भी होती है। अनेक ऐसे कार्य भी करती है जिससे आर्थिक हानि होती है। वहीं निजी वित्त सदैव लाभ की भावना से प्रेरित होता है। निजी व्यक्ति द्वारा
हानि वाले कार्य नहीं किए जाते हैं। व्यक्ति केवल अपने लाभ या हित से ही मतलब रखता है। पॉइंट डी है, सरकार एक वर्ष की अवधि के लिए आय व्यय का ब्यौरा तैयार करती है, वहीं निजी वित्त या व्यक्ति ऐसी निश्चित अवधि के लिए लेखा तैयार नहीं करती है। पॉइंट ई है, सरकार अपनी आय को पुराने करों में वृद्धि करके, नए कर लगाकर, आंतरिक एवं बाहरी साधनों से ऋण प्राप्त करके तथा पत्र मुद्रा छापकर बढ़ा सकती है। वहीं निजी वित्त में आय बढ़ाने की इस प्रकार की संभावनाएं नहीं होती है, अतः निजी वित्त बेलोच होती है। अब हम सार्वजनिक वस्तुएं एवं निजी वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। किसी देश के विकास के लिए समान सार्वजनिक और निजी दोनों ही आवश्यक है। सार्वजनिक वस्तुओं को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना एक आवश्यकता है, तो उपभोक्ता की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने, किसी देश में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी सामान समान रूप से आवश्यक है। सार्वजनिक एवं निजी वस्तुओं में अंतर निम्नलिखित है। सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स एंड निजी वस्तुएं प्राइवेट गुड्स। सार्वजनिक वस्तुएं। पॉइंट ए, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन सरकार या प्रकृति द्वारा बिना किसी लागत के लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। वहीं निजी उत्पाद लाभ कमाने के उद्देश्य से निजी कंपनियों द्वारा निर्मित और बेची जाती है। पॉइंट बी, सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में अमीर या गरीब समान रूप से लाभान्वित होते हैं। निजी वस्तुओं के मामले में केवल अमीर लोग ही इसके लाभों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट सी है, सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता सभी उपभोक्ताओं के लिए स्थिर रहती है, जबकि निजी सामानों की गुणवत्ता क्रय शक्ति के अनुसार भिन्न होती है, अर्थात जिसके पास अत्यधिक क्रय शक्ति है वह अत्यधिक गुणवत्ता वाले वस्तु खरीद सकते हैं। पॉइंट डी है, सार्वजनिक वस्तुओं का मुक्त बाजार में कारोबार नहीं किया जा सकता, जबकि निजी वस्तु केवल खुले बाजार में बेचे जाते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के लिए पॉइंट ई है, सार्वजनिक वस्तुओं के लिए मांग वक्र क्षैतिज है, जबकि निजी उत्पादों के लिए मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है। पॉइंट एफ में हम सार्वजनिक वस्तुओं के कुछ उदाहरण लेंगे, जिसमें पुलिस सेवा, राष्ट्रीय रक्षा, सड़क, बांध और नदी आदि है। इसके विपरीत निजी वस्तुओं के उदाहरण कपड़े, जूते, कार, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और भोजन आदि है। Dear student, this discourse is only and only expression of लोक वित्त की परिभाषा एवं क्षेत्र को स्पष्ट करें। विभिन्न विद्वानों द्वारा राजस्व की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि राजस्व का मूल अर्थ सरकारों के आय व्यय से है। अतः उपयुक्त स्पष्टीकरण से राजस्व के क्षेत्र एवं विषय सामग्री का आभास होता है। सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त के साथ साथ सार्वजनिक वस्तुओं एवं निजी वस्तुओं में अंतर का भी स्पष्टीकरण किया जाता है। डियर स्टूडेंट, राजस्व एवं निजी वित्त के बीच अंतर और सार्वजनिक एवं निजी वस्तुओं के बीच अंतर, जो क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ दिया है वो ओनली एंड ओनली शॉर्ट राइट क्वेश्चंस में आएंगे।